मेरी वॉइस और डिस्प्ले क्लियर आ रही है सभी को? बहुत बढ़िया। तो हमारी सीरीज आगे चली हुई थी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की, और लास्ट टाइम पे हम न्यूटोनियन फिजिक्स की यूनिट देख रहे थे, एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन की सरल आवर्त गति की समीकरण देख रहे थे, मतलब वो वाली यूनिट देख रहे थे। और उसमें हमारे 2-3 लेक्चर हो चुके थे। उसके आगे ही हमारा एक टॉपिक चला हुआ था, फोर्स ऑक्सीलेशन। तो उस फोर्स ऑक्सीलेशन की मैंने लास्ट टाइम पे आपको प्रणोदित दोलन की मैंने लास्ट टाइम पे आपको इक्वेशन बता दी थी, डेफिनेशन बताई थी। अब उस इक्वेशन को थोड़ा सोल्व करते हैं कि किस प्रकार से वो क्वेश्चन आया था, वे वाली बात हमारी चल रही थी। तो हम स्टार्ट करते हैं भैया आज क्लास बहुत बढ़िया तरीके से। क्लास स्टार्ट करते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है भैया। तो लास्ट टाइम पे मैंने आपको बताया था कि भैया फोर्स ऑक्सीलेशन वो ऑक्सीलेशन होता है, जैसे सपोज करो कोई भी हमने कोई भी हमने सिंपल पेंडुलम उठाकर डिस्प्लेस करके और वो छोड़ दिया, तो वो ऐसे ऐसे पेंडुलम कर रहा है, यानी कि उससे तो बोल लेंगे हम फ्री ऑक्सीलेशन। अब क्या करा, बाहर से जब वो ऑक्सीलेशन कर रहा था, बाहर से एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया तो वो उस एक्सटर्नल फोर्स के इफेक्ट से अब वो ऑक्सीलेशन करने लग गई। तो इस टाइप के ऑक्सीलेशन को हम क्या बोलते थे, फोर्स ऑक्सीलेशन, यानी कि प्रणोदित दोलन। तो उसकी इक्वेशन हमारी रह गई थी, उस इक्वेशन को आगे हम बढ़ते हैं। तो इसमें हम लिखते हैं इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ फोर्स फोर्स ऑक्सीलेशन फोर्स ऑक्सीलेशन। चलो सबसे पहले हम ऊपर ये लिख बता देते हैं इंट्रोडक्शन में कि भैया हमारा यह क्या चल रहा है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो भैया हमारा ये वाली जो है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की बुक चल रही है। उस बुक का नाम है न्यूटोनियन फिजिक्स। कौन सी फिजिक्स भैया? न्यूटोनियन फिजिक्स। न्यूटोनियन फिजिक्स। और इसमें हमारी यूनिट चली हुई थी, ये हमारी यूनिट चली हुई थी एस एच एम। इसे बोलते हैं सिंपल सिंपल हार्मोनिक सिंपल हार्मोनिक मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसमें हमारा जो चल रहा था, उस टॉपिक का नाम है फोर्स ऑक्सीलेशन। फोर्स ऑक्सीलेशन, इसे हिंदी में बोलते हैं प्रणोदित प्रणोदित दोलन प्रणोदित दोलन। तो इसकी भैया हम इसका ये पुराने लेक्चर जरूर देखा ना। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, इसके पुराने लेक्चर को जरूर देखा ना। मैंने इसके 2-3 लेक्चर पहले भी कराए हैं। तो मैंने लास्ट टाइम पे आपको फोर्स ऑक्सीलेशन की डेफिनेशन बताई थी। आज जो हम देखेंगे भैया इक्वेशन, यानी कि आज जो हमारा टॉपिक चलने वाला है, बहुत बढ़िया तरीके से हेडिंग लिखेंगे सही बच्चे। इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ फोर्स फोर्स ऑक्सीलेशन इक्वेशन ऑफ फोर्स ऑक्सीलेशन, यानी कि प्रणोदित प्रणोदित दोलन की प्रणोदित दोलन की समीकरण प्रणोदित दोलन की समीकरण। तो भैया इस इक्वेशन को हम यहां से देखते हुए चलते हैं। ठीक है, ये चलेगा आज हमारा। तो सबसे पहले हम इसमें कुछ पॉइंट लिखेंगे भैया। क्या पॉइंट रहेंगे हमारे, उन पॉइंटों को देखेंगे भाई। सबसे पहले इसे करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं लेटस कंसिडर लेटस कंसिडर लेटस कंसिडर ए बॉडी oscillating oscillating about an equilibrium 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 position
इक्विलिब्रियम पोजीशन अंडर एन एक्सटर्नल periodic force let small x be the displacement from the equilibrium position at any instant during the oscillation its velocity is dx by dt ठीक है भाई। इसका कहने का मतलब है कोई एक पिंड साम्य अवस्था से एक आवर्ती बल के द्वारा विस्थापित होकर दोलन कर रहा है ठीक है। इसका वेग dx बाई dt है। तो भैया इस इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले ये इसकी कुछ नॉर्मल थ्योरी थी हमारी। अच्छा मैं आपको बता दूं जब फोर्स ऑक्सीलेशन की इक्वेशन होती है तो इस पे कोई भी पार्टिकल जब हमारे फोर्स ऑक्सीलेशन के अंतर्गत मोशन कर रहा है ठीक है, तो उस पर 3 टाइप के फोर्सेस लगते हैं। पहला लगता है इस पर डिस्प्लेसमेंट फोर्स जो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग काम करता है। मैं अगर आपसे कह लगूं F प्रोपोर्शनल हो जाएगा उसके डिस्प्लेसमेंट के, पहला फोर्स तो ये हो गया। दूसरा फोर्स उसकी वेलोसिटी को कम करने का काम करेगा, यानी कि दूसरा फोर्स हो गया F प्रोपोर्शनल टू dx बाई dt, वो भी माइनस में। और तीसरा फोर्स एक पीरियोडिक फोर्स हो जाएगा F इजिकल टू F नोट साइन PT। तो इस तरीके से 3 फोर्स इस इक्वेशन में काम कर रहे होंगे भैया हमारे। क्या बताया मैंने, इस इक्वेशन में काम कर रहे होंगे हमारे। कैसे, पहली बात समझेंगे। therefore three forces acting on the particle, यानी कि किसी भी पार्टिकल पे 3 फोर्स लग रहे होंगे। किसी भी कण पर 3 बल लगेंगे। पहला ध्यान से समझेंगे, पहला फोर्स हमारा लगेगा F प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स के अनुसार, यानी कि F इजिकल टू हो जाएगा माइनस के एक्स। दूसरा हमारा फोर्स लगेगा F प्रोपोर्शनल टू dx बाई dt के, और ये भी कैसा होता है, माइनस में होता है। यानी कि ये दोनों फोर्स तो मैं इससे पहले इक्वेशन में भी लगा के आया, F इजिकल टू माइनस बी dx बाई dt। और एक तीसरा पीरियोडिक फोर्स लगता है इसमें, F इजिकल टू F नोट साइन PT। ये 3 फोर्स लगते हैं भैया इसमें। यहाँ तक का नोट करेंगे भाई सभी। अच्छा, इससे बड़ा
वो मान लो भाई, ये गलती से छोटा लिखा गया, एफ नॉट साइन पी टी। इस तरीके से हमारे तीन फोर्स इस इक्वेशन में काम करेंगे। तो भैया टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, टोटल नेट फोर्स, टोटल टोटल नेट फोर्स कितना हो जाएगा। तो आप कहोगे कि भैया F इजिकल टू हो गया, पहला तो बना माइनस के एक्स, दूसरे वाला बना बी डी एक्स बाई डी टी, तो और तीसरे वाले नंबर का फोर्स हमारा बना, ये हमेशा जुड़ता है इस वाले केस में क्योंकि प्लस वैल्यू आती है, साइन पी टी। ये तीन फोर्स हमारे लगे। इन तीन फोर्स को हमने टोटल इस प्रकार से लिख लिया भाई, तीन फोर्स को हमने इस प्रकार से लिख लिया। तो भैया ये तीन फोर्स सीधी सी बात है, बाई यहां से लगाओ बाई न्यूटन सेकंड लॉ, बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि न्यूटन का दूसरा नियम लगा दो। न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है भैया, वो कहता है F इजिकल टू एम में, और F इजिकल टू इसे हम लिख सकते हैं m d2x बाई डी टी स्क्वायर। तो भैया इन वाले फोर्सेस के इस इक्वेशन के आप इक्वल रख दो, जैसे आप पहला करते हुए आए हो हर काम को। तो जैसे ही मैं ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को इक्वल रख दूंगा तो हमारी इक्वेशन क्या बन के आएगी, थोड़ा ध्यान से समझेंगे यहाँ पे। तो हमारी इक्वेशन बन के आएगी m d2x बाई डी टी स्क्वायर इजिकल टू माइनस के एक्स माइनस के बी डी एक्स बाई डी टी प्लस एफ नोट साइन पी टी। तो भैया इसे सेकंड ऑर्डर के डिफरेंशियल फॉर्मेट में हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जब तक नोट करेंगे भी सभी। हम इस इक्वेशन को इस प्रकार से लिख सकते हैं कि भैया d2x बाई डी टी स्क्वायर, इसे थोड़ा सा फॉर्मेट बना लो इसका, b बाई एम डी एक्स बाई डी टी प्लस k बाई एम एक्स इजिकल टू एफ नोट एम साइन पी टी। तो यहां से भैया लेट कर लो, जैसे पहला लेट करते हुए आए हैं इनसे पहले वाली इक्वेशन में कि भैया b बाई एम को तो थोड़ी देर के लिए 2r लेट कर लो और k बाई एम को थोड़ी देर के लिए ओमेगा स्क्वायर लेट कर लो, लेकिन एक टर्म्स और एफ नोट अपॉन एम को थोड़ी देर के लिए एफ नोट लेट कर लो। तो हमारी इक्वेशन जो बन के आ जाएगी वो इक्वेशन बन के आ जाएगी d2x बाई डी टी स्क्वायर प्लस 2r dx बाई डी टी प्लस ओमेगा स्क्वायर x इजिकल टू एफ नोट साइन पी टी। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन के आई है और इसे इक्वेशन नंबर कह देंगे भैया पहले नंबर की, इसे इक्वेशन कह देंगे भैया पहले नंबर की। यहां तक का नोट करेंगे भाई सभी, यहां तक का नोट करेंगे भाई सभी। कोई दिक्कत समस्या आई हो तो बताओ भाई, कोई दिक्कत समस्या आई हो तो बताओ भाई। ठीक है, तो हम कह देंगे कि भैया ये किस टाइप की इक्वेशन हो जाओगी, तो हम लिख देंगे दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए फोर्स हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, यानी कि हिंदी वाले लिख देंगे यही प्रणोदित दोलन की अवकलन समीकरण का रूप है, तो भैया इस टाइप की इक्वेशन का कोई एक जनरल सॉल्यूशन तो जरूर होगा। तो हम ऐसा मान के चलते हैं लेट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ वो इक्वेशन, ऊपरली वाली इक्वेशन का एक जनरल सॉल्यूशन होगा जरूर से जरूर,
और इस वाले इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन हम लेट करके चलते हैं, x इजिकल टू ए साइन पी टी माइनस थीटा। आप अभी तो याद कर लोगे, सेकेंड ईयर में आप अगली बुक जब आपकी चलेगी तो वहां पे इनके जनरल सॉल्यूशन अपने आप ही याद हो जाएंगे आपको, क्योंकि ये आपकी मैथमेटिक्स में डिफरेंशियल इक्वेशन की किताब है। तो इस टाइप की इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन ये रहा होगा, अभी आप यहाँ से याद कर लेंगे इस चीज को। अच्छा एक बात बताओ, हमें क्या चाहिए, यहाँ पे x की वैल्यू रख सकते हैं, यहाँ एक बार t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं इस इक्वेशन का, और एक बार डबल डेरिवेटिव करते हैं, जब सबकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे पुटअप कर देंगे। तो भैया करो, dx बाई डी टी निकाल लो, dx बाई डी टी निकाल लेंगे तो आप देखोगे आपका आएगा पी ए, इसे स्मॉल p कह दो, पी ए कोस पी टी माइनस थीटा। एक बार सिंपल डिफरेंशिएशन हो गया आपका, एक बार क्या करो डबल डिफरेंशिएशन कर दो, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर करो इसका, एक बार और डिफरेंशिएशन तो आप देखोगे माइनस पी स्क्वायर ए साइन पी टी माइनस थीटा, पी टी माइनस थीटा। तो भैया ये जो x की वैल्यू आई है, ये dx की वैल्यू आई है, और ये डी टू एक्स बाई डी स्क्वायर की ये सारी वैल्यू इस इक्वेशन में पुटअप कर दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो इन्हें पुटअप करो, चलो भैया, पुटिंग the value of x dx by dt and d2x by dt square in equation फर्स्ट वी गेट। जैसे फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं तो हमारी इक्वेशन क्या बन के आएगी, जल्दी बताओ। तो आप कहोगे माइनस पी स्क्वायर ए साइन पी टी माइनस थीटा प्लस 2r पी ए कोस पी टी माइनस थीटा प्लस ओमेगा स्क्वायर ए साइन पी टी माइनस थीटा इजिकल टू क्या चल रहा था भाई हमारा, एफ नोट साइन पी टी माइनस थीटा था। तो उसे इस प्रकार से लिख लेंगे जिससे कि साइन का फॉर्मूला खोल के हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे था साइन पी टी था यो, तो इसमें हम क्या करेंगे माइनस थीटा, तो माइनस तो थीटा इसमें कर देंगे और दूसरी टर्म्स इसमें से प्लस ही ऐड कर देंगे। तो इस प्रकार से ये जनरल फॉर्मूला हो जाएगा और फिर हम कंपैरिजन करने में आसानी होगी। जैसा आप देख रहोगे यहाँ पे क्या था, पहले आप देख लो एक बार, यहाँ पे क्या था, आप कहोगे कि भैया यहाँ पे तो हमारा क्या था, ये एफ नोट क्या था, ये हमारे पास एफ नोट साइन पीटी था। तो मैंने क्या काम करा, यहाँ पे इस वाली टर्म्स में पीटी वाली टर्म्स में माइनस तो थीटा कर दिया और प्लस थीटा कर दिया, जिससे कि मेरा साइन का फॉर्मूला खोलते वक्त आसानी होगा और दोनों साइड को मैं अच्छे से कंपैरिजन कर दूं। तो यहाँ पे यही बात मैंने आपको करके दिखाई है। तो चलो भैया इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, चलो भैया सिंप्लीफाई करते हैं। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करने चला जाऊं तो आप देखोगे इसे सिंप्लीफाई करके देख लेना, ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर साइन पी टी माइनस थीटा प्लस 2r पी ए कोस पी टी माइनस थीटा इजकल टू एफ नोट, यहाँ पे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला खोल दो, एफ नोट साइन ए कोस बी प्लस कोस ए और साइन बी। तो हमारे पास ये टर्म्स आ जाएगी इसकी। तो भैया कंपैरिजन कर दो कोफिशिएंटों को, कंपेयर द कोफिशिएंट। तो भैया कंपेयर करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे से कंपेयर करो। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, यहाँ पे साइन पी टी माइनस थीटा का कोफिशिएंट क्या दिखाई दे रहा आपको, ये सब दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे देखो साइन पी टी माइनस थीटा का कोफिशिएंट क्या दिखाई दे रहा, एक तो ये दिखाई दे रहा होगा आपको, एक ये दिखाई दे रहा होगा, दिखाई देगा भाई। यहाँ पे देखो साइन वो कोस पी टी माइनस थीटा का
कोफिशेंट क्या दिखाई दे रहा होगा, ये सब दिखाई दे रहा होगा। इसी प्रकार से कोस पीटी माइनस थीटा का कोफिशेंट क्या दिखाई दे रहा होगा, ये और ये। कंपैरिजन कर दो, कंपेयर द कोफिशेंट ऑफ साइन पीटी माइनस थीटा, पीटी माइनस थीटा, पीटी माइनस थीटा एंड कोस पीटी माइनस थीटा का कोफिशेंट कंपेयर कर दो। तो जैसे आप कोफिशेंट कंपेयर करोगे तो भैया अभी बताया तो था आपको बताया तो था किस प्रकार से कोफिशेंट कंपेयर करने थे। इसका इधर क्या बच जाएगा, ये इसका इधर बन जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और इधर ये इसका कोफिशेंट ये था, तो इसका कोफिशेंट क्या दिखाई दे रहा, इजिकल टू एक तो एफ नोट दिखाई दे रहा और दूसरी टर्म्स क्या दिखाई दे रही, कोस थीटा। ऐसे ही इसका कोफिशेंट कितना दिखाई दे रहा, 2RPA ये वाला, और इसका इधर क्या कोफिशेंट दिखा दे रहा, एफ नोट इजिकल टू एफ नोट साइन थीटा। तो इसे इक्वेशन नंबर 3 कह दियो और इसे इक्वेशन नंबर 4 कह दियो। यहां तक बताओ कोई दिक्कत समस्या भाई किसी को, यहां तक बताएंगे कोई दिक्कत समस्या किसी को? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो भाई क्या करते हैं फिर, स्क्वायर कर देते हैं इक्वेशन 3rd और 4th का। क्या करते हैं भाई, स्क्वायर कर देते हैं, तीसरी का स्क्वायर करके और चौथी का स्क्वायर करके ऐड कर दो भाई, ये सब कुछ इक्वेशन ऐड कर दो। तो जैसे ही आप ये ऐड करके लिखोगे तो आप देखोगे ए स्क्वायर बना होगा ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर पी स्क्वायर इजिकल टू एफ नोट स्क्वायर, ये टर्म्स बनी होगी भैया। इस टर्म्स को और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इस टर्म्स को और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो हम देखेंगे कि भैया यहाँ से ए की वैल्यू तो हमारी ये आ जाएगी, एफ नोट अंडर रूड 1 माइनस वो अंडर रूड ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर पी स्क्वायर, ये टर्म्स आ गई भाई हमारी, और इसे इक्वेशन नंबर कह देंगे भैया हम 5। यहाँ तक का देखेंगे कोई दिक्कत समस्या, नोट करेंगे यहाँ तक का, यहाँ तक का नोट करेंगे। अगले वाले स्टेप में क्या करो भैया, डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाई इक्वेशन 3, यानी कि ये सिस्टम कर देंगे भाई इक्वेशन 3rd और 4th के साथ में। तो हमें अपना जो मिलेगा रिजल्ट वो क्या मिलेगा, tan के फॉर्मेट का मिलेगा। आप कहोगे tan थीटा इजिकल टू बन गया होगा यहाँ से 2RP अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये बन गया होगा भैया, ठीक है। और एक काम करो, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ कैपिटल A फ्रॉम इक्वेशन 5 इन इक्वेशन सेकंड, 5 और 2 से देखेंगे भाई सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब a की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो आप कहोगे एफ नोट अपॉन, यानी कि हमें जनरल सॉल्यूशन जो लेट करा था उसमें वैल्यू रखनी पड़ेगी ना वापस, ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर पी स्क्वायर, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा साइन पीटी माइनस थीटा। भैया ये तो जनरल सॉल्यूशन था, और जनरल सॉल्यूशन जो लेट करा था वो हमारा एक जनरल सॉल्यूशन एक फॉर्मेट में बन के आ गया, एक फॉर्मेट में बन के आ गया। क्या फॉर्मेट में बन के आ गया, ये आ गया भाई, ये जनरल सॉल्यूशन था ना हमारा। तो इसे इक्वेशन नंबर हम कह देंगे, इसे इक्वेशन नंबर हम कह देंगे 7वें नंबर की। अच्छा 6ठे नंबर के ऊपर बना ली थी क्या हमने, एक बार चेक कर लेंगे, नहीं बनाई थी, इसे नोट कर लेंगे यहाँ पे। इसे इक्वेशन 6 कह देंगे, इसे इक्वेशन 6 कह देंगे यहाँ पे, ठीक है भैया। तो हमारा ये जनरल सॉल्यूशन जो हमने लेट करा था वो प्रॉपर ये टर्म्स देकर जा रहा है, हमें प्रॉपर ये टर्म्स देकर जा रहा है। तो इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज द सॉल्यूशन
ऑफ द ऑफ द डिफरेंशियल ऑफ द इक्वेशन differential equation of the force हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। तो भैया ये जो इक्वेशन आई है प्रणोदित दोलन की, कैसी इक्वेशन आई है? ये समीकरण का हल आया है, यानी कि प्रणोदित 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 दोलन की अवकलन 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 समीकरण अवकलन समीकरण का हल रूप है। तो ये क्या है? हल रूप है। जो लेट करके चले थे वो हमारा सिंप्लीफाई करके ये आया है। अब यहाँ से हम केस पढ़ते हैं, जो उसके केस आए थे हमारे। ठीक है भाई, हम केस पढ़ते हैं इस वाले इक्वेशन के। क्या क्या केस हो सकते हैं? पहला केस है हमारा केस फर्स्ट, ये वाला केस। और केस फर्स्ट में हम पढ़ेंगे एट वेरी लो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, यानी कि इस केस में P की वैल्यू ओमेगा से बहुत कम होती है। तो इसका मतलब है P को लगभग भी हम क्या लेट कर लेते हैं? 0 लेट कर लेते हैं। तो भैया इक्वेशन में यहाँ तक का लिखेंगे, सभी नोट करेंगे भाई, यहाँ तक का नोट करेंगे भाई सभी। यहाँ तक का नोट करेंगे भाई सभी। तो ये थी हमारी प्रणोदित आवर्ती के बहुत निम्न होने पर, बहुत कम होने पर क्या केस बनेगा? निम्न होने पर ये बनेगा भाई। तो भैया इस वाली इक्वेशन में एक बार वैल्यू रखना, एक ही जो इक्वेशन आई थी हमारे पास, एक इक्वेशन ये थी हमारे पास, ए इक्वल टू एफ नॉट अंडर रूड, क्या टर्म्स थी? अंडर रूड ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर पी स्क्वायर, ये टर्म्स थी। तो भैया यहाँ पे जहाँ p बराबर 0 रखने को कह रहा है इस इक्वेशन में, जैसे आप पुटअप करोगे p बराबर 0, यहाँ टर्म्स हमारी 0 हो जाएगी और यहाँ वाली टर्म्स हमारी कैसे हो जाएगी? 0। तो यहाँ से हमारी a की एम्पलीट्यूड की टर्म्स क्या बनेगी? भैया? तो आप कहोगे a जो हमारा आएगा वो आएगा लगभग भी एफ नोट अपॉन, क्या आएगा हमारा? एफ नोट अपॉन ओमेगा स्क्वायर। अच्छा एफ नोट हमने क्या मान के चले थे? तो आप कहोगे कैपिटल एफ अपॉन एम को मान के चले थे, और ओमेगा स्क्वायर क्या मान के चले थे? के बाई एम। तो एम से एम कट जाएगा, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे? एफ नोट बाई के, यानी कि जो एम्पलीट्यूड है, ये जो एम्पलीट्यूड है क्या कहीं भी मास पे डिपेंड कर रहा है? एम्पलीट्यूड यहाँ पे कहीं मास दिखाई दे रहा है? एम की वैल्यू दिखाई दे रही तुम्हें? जब एम की वैल्यू ना दिखाई दे रही तो एम्पलीट्यूड डज नॉट डिपेंड अपॉन मास, यानी कि मास पर डिपेंड नहीं करता। किस केस में? लो फ्रीक्वेंसी के केस में आयाम द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, जब ब्रैकेट में लिख लेंगे, जब प्रणोदित आवर्ती के बहुत निम्न मान होते हैं, यहां तक का नोट करेंगे, भी सभी, अच्छा भैया ये तो था लो फ्रीक्वेंसी केस पे। हाई फ्रीक्वेंसी केस पे क्या आएगा? हाई फ्रीक्वेंसी का केस देख लेते हैं भैया हम।
एट हाई ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी यानी कि पी की वैल्यू कैसी हो रही है, बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है ओमेगा से। तो इस केस में जैसे एम्पलीट्यूड में आप वैल्यू रखते हो तो आप देखोगे हमारी इक्वेशन क्या थी, एक ही इक्वेशन क्या थी हमारी, देखना जरा हमारी इक्वेशन क्या थी। इसका मतलब है ओमेगा तो कैसा आ रहा होगा, लगभग भी जीरो मान के चलना पड़ेगा हमें इस केस में। अच्छा, ए की वैल्यू थी हमारे पास एफ नोट अंडर रूड ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर पी स्क्वायर। तो इस केस में जैसे ओमेगा की वैल्यू आप जीरो रखते होगे, यहाँ पे जीरो रखते होगे, तो यहाँ पे नीचे एक बात बताओ, जैसे ओमेगा जीरो हो गया और एफ नोट की वैल्यू आप क्या रखोगे, ये जो एफ नोट की वैल्यू है आप क्या रखोगे, कैपिटल एफ अपॉन एम रखोगे यहाँ पे। तो यहाँ पे टर्म्स में चाहे ये कितना भी बच रहा हो, चाहे यहाँ पे ये कितना ही बच रहा हो, ये लिख दियो आप बस ओमेगा की वैल्यू जीरो करने पे यहाँ पे। तो आप देखोगे माइनस के पी स्क्वायर बच रहा होगा इस तरीके से, पी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर पी स्क्वायर। तो इसका मतलब है अगर ये वाली सारी टर्म्स को हम नेग्जिबल मान के चलें तो ए की वैल्यू कितनी आ रही होगी हमारी, लगभग भी ए की वैल्यू लगभग भी कितनी आ रही होगी। चलो नेग्जिबल मत मानो, एक चीज का तो इफेक्ट आपको पता ही लग गया होगा, एक चीज का तो इफेक्ट पता ही लग गया होगा भैया, नीचे मास आ रहा है तो एम्पलीट्यूड जो है हाई फ्रीक्वेंसी के केस में मास पर डिपेंड करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे इस बात को लिख देंगे, यहाँ पे इस बात को लिख देंगे इन एट हाई फ्रीक्वेंसी और कौन सी, ड्राइविंग यानी कि उच्च आवर्ती पर कैसा एम्पलीट्यूड जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड कर रहा, मास पे डिपेंड कर रहा। तो एम्पलीट्यूड डिपेंड अपॉन मास, किस पे डिपेंड करेगा, मास पे डिपेंड करेगा। ठीक है भैया, यानी कि आयाम द्रव्यमान पर निर्भर करता है। कब करता है भैया, वो जब हमारी हाई फ्रीक्वेंसी होती है, ब्रैकेट में लिख दो हाई फ्रीक्वेंसी पे, हाई ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है भैया, तो इसका ये दो केस थे, ये केस दूसरा था। अब तीसरा केस हम देखते हैं रेजोनेंस कंडीशन को प्राप्त करने वाला। क्वेश्चन में उसने कह रखा था कि भैया तीनों केस हमें निकाल के दिखाने थे, तो भैया रेजोनेंट की फ्रीक्वेंसी का केस हम देखते हैं, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ज्यादातर टर्म्स यही वाली हमारी पूछी जाती है। तो केस थर्ड है हमारा, इसे हम बोलते हैं एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब है अनुनादी आवर्ती पे। पहले हमें ये समझना पड़ेगा, कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि भैया ये अनुनादी आवर्ती या रेजोनेंस क्या होता है, ये समझना पड़ेगा। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा भैया, क्या समझना पड़ेगा कि ये हमारा केस क्या होता है, पहले ये समझना पड़ेगा भैया, हमें मोटा मोटा सा पहले यही अलग से समझना पड़ेगा कि भैया रेजोनेंस क्या होता है। रेजोनेंस यानी कि अनुनाद क्या होता है, ध्यान से समझना। मान लो सपोज करो इस संसार में कोई भी अपने आप में कोई एक वस्तु है, इसकी कुछ ना कुछ अपनी फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। इस फ्रीक्वेंसी को मैं बोलता हूं हिंदी में स्वाभाविक आवर्ती, यानी कि खुद की स्वाभाविक आवर्ती होगी, इसकी स्वाभाविक आवर्ती होगी, ठीक है। सेल्फ फ्रीक्वेंसी होगी अपने आप की, अब क्या हुआ, भार वाली मान लो इस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू थी, मान लो इस आवर्ती की वैल्यू थी 5 और भार से एक फ्रीक्वेंसी एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी मिली हमें, भार से एक्सटर्नल
फ्रीक्वेंसी मिली, यानी कि बाह्य आवर्ती, इन दोनों की वैल्यू मान लो सेम होगी, यानी कि जो वस्तु थी हमारे पास उसकी खुद की फ्रीक्वेंसी और बाहर वाले की फ्रीक्वेंसी 5 दोनों मैच कर गई, तो इस केस में हमारा एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, आयाम का मान बढ़ जाता है। तो इस फिनोमेना को ही बोलते हैं, इस चीज को ही बोलते हैं हम रेजोनेंस, कि जब भैया किसी भी वस्तु की खुद की स्वाभाविक आवर्ती, खुद की सेल्फ फ्रीक्वेंसी एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जावे, सेम हो जाए, दोनों बराबर हो जाएं, तो उस केस में क्या होगा, एम्पलीट्यूड आयाम बढ़ जाएगा। तो इसी को बोलते हैं हम रेजोनेंस। चलो अलग से मैं इसकी डेफिनेशन भी लिखवा देता हूं कि भैया रेजोनेंट क्या होता है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, यहां तक आप नोट कर लो भाई, यहां तक आप नोट कर लेंगे भाई, यहां तक नोट कर लेंगे भाई। तो अनुनाद को एक अलग से भी आप लिख सकते हैं, अनुनाद को भी आप अलग से लिख सकते हैं। कैसे भैया, कैसे लिख सकते हैं अनुनाद को, पहले यहां पे लिख लेंगे अनुनाद क्या होता है। अनुनाद को लिख लेंगे पहले भैया, क्या होता है, जब किसी जब किसी जब किसी पिंड की जब किसी पिंड पर या पिंड पर उसकी स्वाभाविक आवर्ती, उसकी स्वाभाविक आवर्ती, स्वाभाविक यानी खुद की, उसकी जब उसकी खुद की थी स्वाभाविक आवर्ती, स्वाभाविक आवर्ती के बराबर 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 आवर्ती, आवर्ती का आवर्ती का बाह्य बाह्य आवर्त बल, बाह्य आवर्त बल कार्य करता है, कार्य करता है, कार्य करता है, तो तो पिंड तो पिंड के दोलनों का तो पिंड के दोलनों का आयाम आयाम बहुत बहुत बढ़ जाता है, बहुत बढ़ जाता है, बहुत बढ़ जाता है। इस घटना को इस घटना को अनुनाद कहते हैं, इस घटना को अनुनाद कहते हैं, अनुनाद कहते हैं। ठीक है भाई, अनुनाद कहते हैं। जब भी आपने एक एग्जाम्पल पढ़ के आए होंगे 11th 12th में, कि जब सेना पुल पार करती है, जब कोई पुल आता है, ब्रिज आता है, तो सेना लेफ्ट राइट नहीं करती अपने पैरों से, लेफ्ट राइट, तो वो वहां पे लेफ्ट राइट जो है कदमों के ताल को तोड़ देती है, मतलब वहां नहीं करती, पुल के ऊपर नहीं करती। यदि ऐसा हुआ, उन्होंने जारी रखी अपनी लेफ्ट राइट पुल के ऊपर जारी रखी, तो क्या होगा, उनकी पैरों के लेफ्ट राइट की फ्रीक्वेंसी पुल की फ्रीक्वेंसी से, ब्रिज की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगी, तो क्या होगा, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, बहुत तेज तेज से, मतलब वाइब्रेशन होल लगेंगे पुल में, और पुल के टूटने का खतरा हो जाएगा। तो वो किसकी एप्लीकेशन थी, वो रेजोनेंस की ही एप्लीकेशन थी, अनुनाद की। यहाँ तक का नोट कर लेंगे भाई, यहाँ तक का सभी नोट कर लेंगे। फिर मैं इंग्लिश वालों का लिखवाता हूँ, रेजोनेंट की कंडीशन क्या होती है, रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस। ठीक है भैया, नोट कर लिया। इंग्लिश वाले देखो, इंग्लिश वाले देखेंगे भाई, इंग्लिश वाले देखेंगे भाई। when a body when a body when a body is set oscillating set oscillation by an by an external by an external periodic force periodic force periodic force of the same of the same frequency of the same frequency as the natural as the natural frequency
as the natural frequency of the body, natural frequency of the body, body, the amplitude, जब मैच कर जाता है तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सिलेशंस, ऑफ ऑक्सिलेशंस, ऑक्सिलेशंस इज वेरी, is very much increase, very much increase, very much increase. This phenomena, this phenomena, this phenomena is called, is called, called resonance, resonance। ठीक है भाई, यहां तक का नोट करेंगे भाई सभी, यहां तक का नोट करेंगे भाई सभी। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछने लगा है कि भैया ये किसका एग्जाम्पल है, एक तरीके से किसकी एप्लीकेशन है, तो आपको बताना है प्रणोदित दोलन की। किसका भैया, प्रणोदित दोलन की, यानी कि फोर्स ऑक्सीलेशन की एप्लीकेशन होती है यो, फोर्स ऑक्सीलेशन की एप्लीकेशन होती है यो, फोर्स ऑक्सीलेशन की क्या होती है यो, एप्लीकेशन होती है, एप्लीकेशन होते हैं प्रणोदित दोलन की, प्रणोदित दोलन की वो होती है, अनुप्रयोग होता है यो, अनुप्रयोग होता है किसमें, अनुनाद में। ठीक है भाई, यहां तक का नोट कर लेंगे भाई। ये तो था हमारा फ्रीक्वेंसी, लेकिन हमारी टर्म्स चल रही थी अभी, तीसरी इक्वेशन चल रही थी कि भैया फ्रीक्वेंसी की टर्म्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करें, कैसे रिप्रेजेंट करें। यहां तक का नोट करेंगे भी सभी, यहां तक का नोट करेंगे भी सभी। यहां तक का नोट करेंगे भी सभी। अब ये हमारा तीसरा केस चल रहा था, तीसरा केस चल रहा था, क्या चल रहा था भैया तीसरा केस, कौन सी कंडीशन का चल रहा था हमारा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का केस, केस थर्ड था ये हमारा, केस थर्ड, केस थर्ड हमारा क्या था, ए एट रेजोनेंट, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे, यानी कि अनुनादी पे क्या होगा, यानी कि अनुनादी आवर्ती पे क्या होगा, अनुनादी आवर्ती का केस क्या बनेगा। ठीक है भैया, तो अगर हमारा एक ए की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले क्या आई थी, ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ए इजकल टू था एफ नोट अंडर रूड ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर पी स्क्वायर, ये टर्म्स थी भाई हमारी, ये टर्म्स थी। अच्छा भैया एक बात बताओ मुझे, एम्पलीट्यूड की वैल्यू, ए की वैल्यू कब मैक्सिमम रहेगी, ए मैक्सिमम कब रहेगा, ए मैक्सिमम कब रहेगा, जब ये वाला जो ये आपको टर्म्स दिखाई दे रही है, ये वाली निचले वाली टर्म्स दिखाई दे रही है, इसे बोलते हैं हम क्या, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर हर, डिनोमिनेटर जो है ये हमारा, यानी कि ये जो हर है ये कैसा रहेगा, ये मिनिमम रहेगा, कैसा रहेगा, मिनिमम रहेगा। भाई एक बार बताओ, जितनी ये वाली टर्म्स कम आएगी ए की वैल्यू उतनी तो ज्यादा आएगी, ए कब मैक्सिमम रहेगा, जब ये वाली टर्म्स कम से कम रहा हुआ है, डिनोमिनेटर कम से कम हुआ है, तो ऐसा होने के लिए इस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन जीरो के इक्वल रख देंगे, जीरो के इक्वल रख देंगे। कैसे, थोड़ा ध्यान देंगे भाई, ऐसा होने के लिए कब ऐसा केस होगा, जब डिनोमिनेटर बहुत कम होगा, तो हम कह देंगे जब इसका p के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कैसा हो, जीरो को इक्वल रख दे मैं, अगर इनमें से जीरो को इक्वल रख दे मैं डिनोमिनेटर को, 4r स्क्वायर पी स्क्वायर इजिकल टू जीरो, यानी कि इसके डिनोमिनेटर को जब हम इसके डिफरेंशिएशन टर्म्स में जीरो के इक्वल रख देंगे तो डिनोमिनेटर अपने आप बहुत कम से कम वैल्यू देगा। ठीक है भाई, कम से कम वैल्यू देगा, इसका डिफरेंशिएशन सोल्व करेंगे तो आपका होगा 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और इसका बनेगा 2p, इसका भी तो सोल्व करेंगे ना, p के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, 4r स्क्वायर 2p इजकल टू जीरो, ये टर्म्स बनेगी भाई हमारी। तो यहां से ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इजकल टू क्या बनेगा, 2r स्क्वायर। तो यहाँ से p की वैल्यू निकाल लो, इससे भैया p की वैल्यू निकाल लो, क्या आएगी हमारी, p की वैल्यू आएगी, p की वैल्यू आएगी अंडर रूड
ओमेगा स्क्वायर माइनस 2r², ये आएगी। और इसे इक्वेशन नंबर 8 कह देंगे। पहले 7 आ गई थी हमारी सारी, इसे इक्वेशन नंबर 8 कह देंगे। अच्छा भैया एक बात बताओ, एक बात बताओ, यहां से यदि r की वैल्यू कैसी हो जा, 0 हो जा, तो आपकी क्या हो गई, p इजकल टू क्या आ गया, ओमेगा। और ये कंडीशन किसकी है, रेजोनेंस की। दिस इज द कंडीशन ऑफ, दिस इज द दिस इज द दिस इज द दिस इज द कंडीशन ऑफ दिस इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस मैंने क्या बताया था कि जब आपकी सेल्फ फ्रीक्वेंसी एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जावे तो हमारी रेजोनेंस की कंडीशन रहवे, अनुनाद की शर्त रहवे। यह है अनुनाद की शर्त है। तो यहां तक का आपसे वो डेरिवेशन सोल्व करवाता है तीनों कंडीशन के साथ में, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था। तो यहां तक का हमने बहुत बढ़िया तरीके से यो देखा भाई। ठीक है भाई, यहां तक का नोट कर लेंगे सभी, यहां तक का नोट कर लेंगे भाई सभी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक का हमारा फोर्स ऑक्सीलेशन का पूरा डेरिवेशन 15 नंबर का ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है भैया, यानी कि इससे पुरानी वाली वीडियो में फोर्स ऑक्सीलेशन की डेफिनेशन लिखवा दी थी, आज मैंने इक्वेशन सोल्व करवाई है और उसके 3 केस बताए हैं, लो फ्रीक्वेंसी पे, हाई फ्रीक्वेंसी पे और रेजोनेंस का केस क्या रहेगा। तो तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट थी, 15 नंबर में आती है। और आज हमारा अगला टॉपिक चलेगा लिसाजू फिगर। आज हमारा अगला टॉपिक चलेगा भैया लिसाजू फिगर। ठीक है भैया, अगला टॉपिक है हमारा, टॉपिक नेम लिखेंगे सभी बालक, टॉपिक नेम लिखेंगे बड़ा बड़ा सा, लिसाजू 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 फिगर, लिसाजू फिगर। नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा लिसाजू फिगर। अगला टॉपिक है लिसाजू फिगर, लिसाजू चित्र। क्या बताया मैंने, लिसाजू चित्र। और इसे हम ध्यानपूर्वक समझेंगे क्या होते हैं लिसाजू फिगर। ये नाम ही बहुत अटपटा सा दिखाई दे रहा होगा तुम्हें। भैया लिसाजू फिगर कुछ नहीं है, एक तरीके से जैसे दो वेव होती हैं और वे आपस में कहीं एक दूसरे को मिलती हैं, सुपर इम्पोज्ड होती है, अध्यारोपित होती है। तो उनके जब मिलती है, वो सुपर इम्पोज करती है, तो क्या बनते हैं, मतलब एक पाथ बनते हैं। तो उन पाथ को ही हम लिसाजू फिगर बोल सकते हैं। तो हम अगर लिसाजू फिगर को देखना चाहें तो उनकी डेफिनेशन हमारे किस प्रकार से हो सकती है। तो पहले हिंदी वाले देखेंगे भाई, लिसाजू फिगर की डेफिनेशन क्या बनेगी। तो मैं अगर कह लगू तुम्हारे से, जब किसी कण पर दो 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 परस्पर दो परस्पर दो परस्पर लंबवत दो परस्पर लंबवत सरल आवर्त गतियां एक साथ अध्यारोपित होती हैं अध्यारोपित होती हैं। तो कण का परिणामी पथ लिसाजू चित्र कहलाता है। लिसाजू चित्र कहलाता है। हिंदी वाले डेफिनेशन लिख लेंगे। और मैंने आपको बताया था कि अगर सपोज करो ये वाली, मान लो एक लाइन ये रही सिंपल हार्मोनिक मोशन की, और एक दूसरे वाले भी इसके परपेंडिकुलर है, मान लो ये है, और जब ये कहीं ना कहीं आपस में मिलेंगी, मान लो ये ऐसे चलते हुए मिली, ये ऐसे चलते हुए मिली, तो एक पाथ सा बना लिया इन्होंने। क्या बना दिया, सर्कुलर पाथ सा बना दिया। तो इस वाले चित्र को ही हम क्या बोलते हैं, लिसाजू फिगर बोलते हैं। यानी कि वो कह रहा है जब कोई कण दो परस्पर लंबवत, ये वाली जो लाइन है और ये वाली आपस में कैसी है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, और आपस में ये मिलती हैं कहीं ना कहीं,
क्या मिलती है? जब ये आपस में मिलती है, अध्यारोपित होती है, तो क्या होता है? कर्ण का परिणामी पथ। तो परिणामी यानी कि कुल मिलाकर जो पथ बना है यो, इसे ही हम क्या कहते हैं? लिसाजु चित्र कहते हैं भैया। यहां तक का नोट करेंगे भाई सभी, यहां तक का नोट करेंगे भाई सभी। इंपॉर्टेंट है, यहां सभी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है भाई, यहां सभी क्वेश्चन बन जाता है। इंग्लिश वाले देखेंगे लिसाजू फिगर किसे कहेंगे भाई हम? लिसाजू फिगर किसे कहेंगे? देखो भाई, लिसाजू फिगर किसे कहेंगे? लिसाजू, लिसाजू फिगर, लिसाजू फिगर कौन सी होती है? अगर मैं लिखवाना चाहूं व्हेन ए पार्टिकल, व्हेन ए पार्टिकल यानी कि जब कोई एक पार्टिकल कैसा हो रहा है? आपस में सुपर इम्पोज्ड हो रहा है उनकी एसएचएम, सुपर इम्पोज्ड, सुपर सुपर इम्पोज्ड, सुपर हैज सुपर इम्पोज्ड हैज सुपर इम्पोज्ड, सुपर इम्पोज्ड, सुपर इम्पोज्ड अपॉन, अपॉन इट टू म्यूचुअली, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर सिंपल, सिंपल हार्मोनिक, सिंपल हार्मोनिक, सिंपल हार्मोनिक, से हार्मोनिक को इधर लिख लेते हैं अभी। सिंपल हार्मोनिक, सिंपल हार्मोनिक, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशंस साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली द रिजल्टेंट पाथ, द रिजल्टेंट पाथ, द रिजल्टेंट पाथ of the particle, of the particle, of the particle is known as, is known as Lissajous figure, known as Lissajous figure, Lissajous figure। एक बार और दोबारा समझेंगे। मैंने आपको ऐसा कहा, मान लो सपोज करो दो पार्टिकल हैं और वे आपस में 90 डिग्री पे हैं और उनमें कुछ एसएचएम हो रही है। मान लो एक ऐसा हिल रहा है, एक दूसरी साइड में से ऐसा हिल रहा है, तो वे कहीं ना कहीं आपस में मिलेंगे और कहीं ना कहीं आपस में मिलेंगे तो एक पाथ ट्रेस करेंगे। जो पाथ होगा वही है हमारा लिसाजू फिगर। वही क्या हमारा लिसाजू फिगर है। मैंने आपको बताया ये एक कोई पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, ये आपस में कैसा है 90 डिग्री और ये एसएचएम कर रहे हैं। मान लो ऐसा ऐसा हिल रहे हैं यहाँ पे, इस ऐसा ऐसा, और ये वाला कैसा हो रहा है ऐसा ऐसा। तो आपस में एक एक ये जो फिगर बना रहे हैं इसे ही हम क्या कहेंगे? लिसाजू फिगर कहेंगे। यहाँ तक का नोट करेंगे भाई सभी, यहाँ तक का नोट करेंगे भाई सभी। यहाँ तक का नोट करेंगे भाई सभी। अब जो ये लिसाजू फिगर रहेगी ये किस किस पर डिपेंड करेगी? ये लिसाजू फिगर जो रहेगी किस किस पर डिपेंड करेगी? तो यहाँ तक नोट कर लेंगे आराम से। तो हम ऐसा लिखेंगे भाई, द फॉर्म ऑफ फिगर, द फॉर्म, द फॉर्म ऑफ द फिगर, ऑफ द फिगर यानी कि जो ये फिगर बनेगी हमारी ये किस किस बात पर डिपेंड करेगी? डिपेंड्स अपॉन द, डिपेंड अपॉन द रेशो, यानी कि किसके रेशो पर डिपेंड करेगी? रेशो ऑफ द,
यानी कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी के रेशो पे, या भैया जब फ्रीक्वेंसी के रेशो पे डिपेंड कर रही है तो टाइम पीरियड पे भी तो डिपेंड करेगी हो भाई। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो पीरियड पे भी डिपेंड करेगी। ठीक है भैया, यहां तक का नोट करेंगे सभी। यानी कि लिसाजू लिसाजू चित्र, लिसाजू चित्र आवर्तियों के अनुपात, आवर्तियों आवर्तियों के अनुपात, अनुपात आवर्तियों के अनुपात तथा तथा या फिर मतलब या करके लिख लो, तथा की जगह या आवर्तकालों के अनुपात या आवर्तकालों के अनुपात पर, के अनुपात पर निर्भर करते हैं, पर निर्भर करते हैं, पर निर्भर करते हैं। ठीक है भैया, लिसाजू फिगर किस पर डिपेंड करेंगे? इनके एम्पलीट्यूड यानी कि इनके फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड पर डिपेंड करेंगे भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसका एक डेरिवेशन आता है, उस डेरिवेशन को हम देख लेते हैं भैया कैसा आता है इसका डेरिवेशन। क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, एक बार क्वेश्चन देख लो भाई, इसका क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा यो, एक बार क्वेश्चन देखेंगे भाई कैसे पूछा जाएगा। वो कहेगा, क्वेश्चन में कहेगा कि भैया लिसाजू फिगर क्या होती है वे बताओ, और उनका रिजल्टेंट एसएचएम मतलब टाइम पीरियड दे देगा या फ्रीक्वेंसी दे देगा, किस प्रकार से, तो हेडिंग किस प्रकार से दे देगा वो। एक बार क्वेश्चन देख लो कैसे पूछा जाएगा इसका, क्वेश्चन देख लो भाई कैसे पूछा जाएगा इसका। क्वेश्चन दे देगा वो आपसे, क्वेश्चन क्वेश्चन आपसे कह देगा, क्वेश्चन आपसे कह देगा व्हाट आर लिसाजू फिगर, व्हाट आर लिसाजू फिगर, लिसाजू फिगर यानी कि लिसाजू चित्र क्या होते हैं। डिस्कस द थ्योरी ऑफ, डिस्कस डिस्कस द थ्योरी ऑफ यानी कि उसकी थ्योरी डिस्कस करो जब वे आपस में मिलती है। डिस्कस द थ्योरी ऑफ, थ्योरी द सुपरपोजिशन, द सुपरपोजिशन, द सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन ऑफ टू रेक्टेंगुलर, टू रेक्टेंगुलर सिंपल हार्मोनिक, सिंपल हार्मोनिक वाइब्रेशन, सिंपल हार्मोनिक वाइब्रेशंस ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी। यहां से पकड़ना है क्वेश्चन क्या कह रखा है, इक्वल फ्रीक्वेंसी है, इक्वल फ्रीक्वेंसी है, बट एम्पलीट्यूड कैसा है, एम्पलीट्यूड डिफरेंट, बट एम्पलीट्यूड डिफरेंट। तो ये हमें यहां तक का क्वेश्चन नोट करेंगे भाई, यहां तक का क्वेश्चन नोट करेंगे भाई सभी स्टूडेंट। हिंदी में देख लो ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपका, हिंदी में कैसे पूछा जाएगा। लिसाजू 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 चित्र, लिसाजू चित्र क्या होते हैं, लिसाजू चित्र क्या होते हैं, लिसाजू चित्र क्या होते हैं। दो समान आवर्तियों, दो समान आवर्तियों, दो समान आवर्तियों परंतु परंतु विभिन्न परंतु विभिन्न आयामों की, परंतु विभिन्न आयामों की परस्पर परस्पर लंबवत, परस्पर लंबवत सरल सरल आवर्त गतियों के अध्यारोपण की आवश्यक आवश्यक सिद्धांत
सहित, आवश्यक सिद्धांत सहित विवेचना कीजिए, विवेचना कीजिए। ये इसका क्वेश्चन पूछे जाने का तरीका है भाई। तो हमने इसमें से क्या बता दिया, हमने इसमें से व्हाट आर लिसाजू फिगर ये बता दी, ऊपर डिफाइन कर दिया हमने। लिसाजू चित्र क्या होते हैं ये डिफाइन कर दिया। अब हम जो इसका डेरिवेशन निकाल लेंगे, ये एक डेरिवेशन पोर्शन है। डिस्कस द थ्योरी द सुपरपोजिशन ऑफ टू रेक्टेंगुलर सिंपल हार्मोनिक वाइब्रेशन। इसमें यहां से पकड़ना क्वेश्चन, वो कह रहा है इक्वल फ्रीक्वेंसी है। कैसी है भैया, इक्वल फ्रीक्वेंसी है, बट एम्पलीट्यूड कैसा है इसका, बट एम्पलीट्यूड कैसा, डिफरेंट। बस यहां से क्वेश्चन पकड़ना तुम्हें, किसी भी क्वेश्चन को यहां से पकड़ना। ऐसे ही यहां पे इसमें क्या है, समान आवर्तियां, यहां से ये समान आवर्तियां कह दिया उसने, परंतु एम्पलीट्यूड कैसा कह दिया उसने, डिफरेंट डिफरेंट कह दिया। तो बस इससे क्वेश्चन पहचान करनी है, इससे इस क्वेश्चन की क्या करनी है भैया, इससे इस क्वेश्चन की पहचान करनी है। लिसाजू फिगर तो हमने बता दिया। तो अब मैं आपको इसकी इक्वेशन सोल्व करनी बताता हूं। यहां तक का नोट करेंगे भी सभी, यहां तक का नोट करेंगे भी सभी, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, करते हैं इसके डेरिवेशन को प्रूफ, इसके डेरिवेशन को प्रूफ करते हैं। तो हेडिंग लिखेंगे सभी, इंग्लिश वाले हेडिंग लिखेंगे, रिजल्टेंट, 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 रिजल्टेंट ऑफ टू रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर SHM, SHM ऑफ एग्जैक्टली, एग्जैक्टली इक्वल, क्या क्या रखी, इक्वल फ्रीक्वेंसी क्या रखी है ना इसमें, इक्वल पीरियड कह दो या फ्रीक्वेंसी कह दो, क्योंकि इसमें ज्यादा अंतर नहीं आने वाला, रहती तो एक दूसरे की उल्टी है, लेकिन यहाँ पे लिसाजू फिगर में इतना बड़ा अंतर नहीं आने वाला। क्वेश्चन वो इक्वल फ्रीक्वेंसी का भी कह सकता है इसी क्वेश्चन को वो, या इक्वल पीरियड का भी कह सकता है। तो सभी हिंदी वाले भी लिखेंगे ठीक, ठीक बराबर, ठीक बराबर आवर्तकालो, आवर्तकालो, आवर्तकालो या या बराबर, बराबर आवर्तियों, या बराबर आवर्तियों की दो, दो परस्पर, दो परस्पर लंबवत, दो परस्पर लंबवत सरल आवर्त, सरल आवर्त गतियों का, गतियों का परिणामी। ये हेडिंग लिख लेंगे भाई, ये डेरिवेशन हेडिंग है हमारी, ये हमारी क्या है, डेरिवेशन हेडिंग है। तो सबसे पहले हम ये मान कर चलते हैं कि कोई एक पार्टिकल एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में कर रहा है एक तो मोशन, और एक वाई एक्सिस में मोशन कर रहा है। तो भैया एक्स एक्सिस में इक्वेशन जो हमारी बनती है वो बनती है एक्स इजिकल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये हमारी सिंपल इक्वेशन हार्मोनिक की थी। और इसी प्रकार से जब y में करती है तो y में फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जो ये फेज है ना ये घट जाती है, y इजिकल टू लेकर चलते हैं b साइन ओमेगा टी, यानी कि ये x एक्सिस को दिखा रही है और ये y एक्सिस को दिखा रही है। एक बात बताओ, यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी 1 है, 1 इंटू ओमेगा टी है, और यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 इंटू ओमेगा टी है। तो फ्रीक्वेंसी दोनों केस में सेम है। बट आपको याद रखना है कि भैया जब एक एक मान लो एक्स एक्सिस में बढ़ रही हो और दूसरी उसके परपेंडिकुलर हो, तो जब ये आगे ना बढ़ रही है, ऐसा ऐसा बढ़ रही है, तो इसमें फेज ऐड होती है, और ये अपने आप में रुकी हुई है यहाँ पे, या अपने आप में रुकी हुई है, तो इसमें फेज ऐड नहीं होती। तो इसके लिए इक्वेशन होती है एक्स इजिकल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव, क्योंकि ये आगे बढ़ रही है और ये अपने आप रुकी हुई है, तो ये हो जाती है वाई इजिकल टू बी साइन ओमेगा टी। अब भैया ए, ये जो ए है ये भी एम्पलीट्यूड है और बी भी क्या है, एम्पलीट्यूड है अपने आप में। तो ये वाली बात तो आपको समझ में आ गई, यहाँ तक का नोट करेंगे भी सभी, यहाँ तक का नोट करेंगे भी सभी।
यहां तक का नोट करेंगे भाई सभी, यहां तक का नोट करेंगे। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देंगे और इसे इक्वेशन नंबर सेकंड कह देंगे। ठीक है भैया, ठीक है भैया। तो इक्वेशन फर्स्ट को क्या मैं इस प्रकार से सॉल्व कर सकता हूं? क्या मैं इस प्रकार से सॉल्व कर सकता हूं इक्वेशन फर्स्ट को? कैसे? अगर मैं आपसे कहूं इसे ए को इसके डिवाइड में ले जाऊं बाई इक्वेशन फर्स्ट, बाई इक्वेशन फर्स्ट, तो आप क्या होगा, एक्स अपॉन ए इजकल टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इक्वेशन फर्स्ट को ऐसे लिख सकता हूं ना। अच्छा भैया एक बात बताओ, यहाँ साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला खुला है या ना खुला है इसमें? तो आप कहोगे हाँ भैया खुला है। साइन ओमेगा टी साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, इस तरीके से मेरा ये फॉर्मूला खुल का आ गया। अच्छा एक बात बताओ, यहां से आप इक्वेशन सेकंड से बाई इक्वेशन सेकंड से बाई इक्वेशन सेकंड से एक बात बताओ मुझे, y बाई बी इजिकल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से हो साइन ओमेगा टी हो जाओगा ना, हो जाओगा। और जब ये वाली वैल्यू को हम इनमें सब सिंप्लीफाई करेंगे तो बताना भैया। अच्छा एक बात बताओ, ये y अपॉन बी हो गया, तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ इस इक्वेशन को? यहाँ पे आप यहाँ तक सोल्व करोगे, क्या मैं इस इक्वेशन को इस प्रकार से लिख सकता हूँ? एक आप सभी को फॉर्मूला भी पता होगा, कौन सा, कि भैया साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी ले लो प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा टी ले लो इजिकल टू वन कह दो, इजिकल टू वन कह दो। तो मैं कह लगू यहाँ से मेरी कोस स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू कितनी आएगी? तो आप कहोगे कि भैया यहाँ से आएगी वन माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इस तरीके से। और ये इस पर अंडर रूट कर देगा, तो कोस ओमेगा टी इजिकल टू अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो आप कहोगे कि भैया अंडर रूट में वन माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही? तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू आ गई है? कोस ओमेगा टी की वैल्यू आ गई भैया, कोस की वैल्यू आ गई और आपके पास साइन की वैल्यू आ गई। इन्हें किसकी कौन से वाली इक्वेशन में रख दो? इस वाली इक्वेशन में रख कर सोल्व कर लो एक बार। तो आप जब इसे सोल्व करोगे तो बताना एक बार क्या आया। आप जब इसे सोल्व करोगे तो बताना एक बार क्या आया। इक्वेशन को सोल्व कर लो, ये वाली वैल्यू को इसमें रख दो और ये वाली वैल्यू को भी इसमें रख दो, तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी एक्स अपॉन ए इजिकल टू वाई बाई बी कोस फाइव, वाई बाई बी कोस फाइव प्लस अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन फाइव। ये बनेगी मेरे पास इक्वेशन। यहाँ तक का नोट करेंगे भाई सभी, यहाँ तक का नोट करेंगे भाई सभी। अच्छा इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ मैं क्या? तो आप कहोगे हाँ जी एक्स अपॉन ए माइनस वाई बाई बी, इसे इधर लिया रीअरेंजमेंट कर लिया मैंने इसका, ये आ गया मेरे पास इजिकल टू अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन फाइव। ये आई मेरे पास इक्वेशन। इसे और थोड़ा सोल्व कर लो, इसे थोड़ा सा और सोल्व कर लेंगे, इसे भैया थोड़ा सा और सोल्व कर लेंगे। अच्छा मैं इसका स्क्वायरिंग करके और इसे सोल्व करना चाहूँ, स्क्वायरिंग करके स्क्वायरिंग बोथ साइड और सोल्व करूँ एंड रीअरेंजमेंट करो तो बताना रिजल्ट क्या बना। आप कहोगे कि भैया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, चलो मैं इसे सोल्व करके दिखाता हूँ तुम्हें, मैं इसका इक्वेशन को इसे सोल्व करके दिखाता हूँ यहाँ से स्क्वायर करने के लिए, स्क्वायर करके। ठीक है भाई स्क्वायर कर लो। अगर मान लो मैं कहता हूँ एक्स अपॉन ए माइनस वाई बाई बी कोस फाइव है, इसका इधरली साइड का स्क्वायर कर दिया और आप कहो कि इधर का भी स्क्वायर कर दो भैया, तो आप कहोगे वन माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर और ये साइन फाइव का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो रहा है, दोनों साइड का स्क्वायर। तो यहाँ a प्लस बी का फॉर्मूला खोल दिया होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के टू ए और बी वाई बाई बी कोस फाइव, और यहाँ पे अपना फॉर्मूला खुला होगा तो ये इसका अंडर रूट खत्म कर देगा, तो आप कहोगे वन माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर और यहाँ पे ये हमारी जो टर्म्स बनेगी साइन स्क्वायर फाइव बनेगी, यह इस तरीके से बनेगी।
इसे थोड़ा सोल्व करो, और इसे भैया थोड़ा सा सोल्व करेंगे, और तो आप कहोगे सोल्व करने के बाद क्या टर्म्स बन के आ रही है हमारी। आप कहोगे भैया सोल्व करने के बाद तो हमारी टर्म्स बनी है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर फाइव माइनस 2xy कोस फाइव अपॉन ए बी। और यहाँ पे हमारी टर्म्स इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे तो आप कहोगे साइन स्क्वायर फाइव माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, ये टर्म्स बनेगी। अच्छा भैया इन्हें इस वाले टर्म्स को उठाकर इनके लेकर आना और थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करके दिखाना, तो आप कहोगे मेरे से कि भैया ये आ जाएगी इक्वेशन सोल्व करने के बाद। इसके बाद तो वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी कोस फाइव इजिकल टू साइन स्क्वायर फाइव। अच्छा ये कैसा आई, देखो भैया इस वाले टर्म्स को जैसे ही आप इधर लेकर जाओगे इस वाले टर्म्स के साथ में, और यहाँ से ये वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इसमें से भी, और इधर का जब ये जाएगा इसमें से ये वाला कॉमन ले लोगे तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 बननी होगी। तो हमारा सोल्व करने के बाद ये टर्म्स आ जाएगी। इसे हम कह देंगे कि भैया हमारे पास ये इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई। ये क्या आ गई, इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई। क्या आ गई, इक्वेशन थर्ड। यहाँ तक का नोट करेंगे भाई सभी, यहाँ तक का नोट करेंगे भाई सभी। ये क्या कौन सी इक्वेशन आई है, ये एलिप्स की इक्वेशन आई है। किस टाइप के एलिप्स की आई है तो हिंदी वाले लिख लेंगे, फिर इंग्लिश वालों को बताता हूं मैं कि भैया किस टाइप की इक्वेशन आई है। तो यहाँ पे लिख देंगे यह एक ऐसे दीर्घवृत्त दीर्घवृत्त की समीकरण है जो 2a तथा 2b भुजाओं वाले आयत के भीतर स्थित है। इस प्रकार लिसाजु चित्र हमारा कैसा आया, लिसाजु चित्र यानी लिसाजु चित्र का मतलब है कण का पथ कैसा है, यानी कि एक एलिप्स को शो करती है। ये कैसा है भाई, दीर्घवृत्त है। कैसा है भैया, दीर्घवृत्त है। ठीक है भाई, यहां से कैसा है ये हमारा दीर्घवृत्त है। इंग्लिश वाले भी लिखेंगे यहाँ तक का हिंदी वाले लिखेंगे पहले, और अब इंग्लिश वाले भी लिखेंगे किस प्रकार से इक्वेशन शो हो रही है। यहां से देखेंगे भाई किस प्रकार से इक्वेशन क्या शो कर रही है। बहुत बढ़िया। तो दिस रिप्रेजेंट एन ellipse contain within a rectangle of sides 2a and 2b but अब चलो इसे बट को दिखाने की जरूरत ना है यहाँ पे, 2 and 2b। तो इसका मतलब है हमारा लिसाजु फिगर कैसा हो जाएगा, 10 द लिसाजु फिगर यानी कि लिसाजु फिगर का मतलब क्या था, पाथ ऑफ द पार्टिकल, यानी किसी भी पार्टिकल के पाथ को हम क्या बोलते हैं, लिसाजु फिगर बोलते हैं। किसी भी उसका पाथ कैसा हो जाएगा, इज एन एलिप्स। अब यहां से स्पेशल केस आगे बढ़ते हुए चलेंगे। यहां तक का नोट कर लेंगे भाई सभी, अब हम स्पेशल केस ले लेकर चलते रहेंगे। अपनी ये इक्वेशन थर्ड को एक बार लिख लेंगे और फिर स्पेशल केस इसी इक्वेशन पर बनाएंगे। चलो भैया लिख लेते हैं और स्पेशल केस बनाते हुए चलते हैं।
अच्छा हमारी इसी वाली जो इक्वेशन आई थी, हमारे थर्ड आई थी, इक्वेशन जो थर्ड आई थी, इसी को एक बार लिख लेते हैं क्योंकि बार बार फिर लिखने की जरूरत ना पड़े नेगी। तो भैया इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं ऐसे बनाकर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी कोस फाई इजिकल टू साइन स्क्वायर फाई। इसमें रखकर देखेंगे भाई सारी चीजें। तो केस फर्स्ट लेकर चलते हैं भाई, यहां से केस फर्स्ट लेकर चलते हैं कि हमारे पास क्या क्या कंडीशन हो सकती है। यदि एक बात बताओ, यदि फाई की वैल्यू में फेज को ऐसा मान कर चलूं कि भैया बिल्कुल जीरो ही है, तो यहां से फेज की वैल्यू जैसी जीरो हो जाओगी तो भैया कोस फाई की वैल्यू कितनी होगी, आप कहोगे एक हो जाएगी। ये जीरो वैल्यू यहाँ फाई की रखोगे तो एक हो जाएगी, और साइन फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, आप कहोगे जीरो आएगी। अब इस वाली इक्वेशन को हम थर्ड कह देते हैं, क्या कह देते हैं, इस वाली इक्वेशन को थर्ड कह देते हैं। और हर बार इन सारी वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में रखा करेंगे, देन इक्वेशन थर्ड बिकम, इक्वेशन थर्ड क्या बन जाएगी, चेकआउट करके देखेंगे भाई ये सारी वैल्यू उसमें रखकर, तो आप कहोगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी। तो आप कहोगे भैया कोस फाई की वैल्यू तो 1 होगी है, इजिकल टू, और साइन की वैल्यू ये क्या बना दी, ये जीरो बन गई। तो इस इक्वेशन को आप जब हम ऐसा लिख सकते हैं फॉर्मूला बंद करके, तो आप देखोगे हमारी ये इक्वेशन बन गई होगी ये वाली, इजिकल टू जीरो। ये वाली इक्वेशन हम क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, इसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे यहां तक। अच्छा भैया एक बात बताओ, क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूं, एक्स अपॉन ए माइनस वाई बाई बी, और इसे ही ऐसी दो बार लिख सकता हूं क्या, आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं जी। अच्छा दूसरी साइड में जाकर एक वैल्यू जीरो, तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आएगी, आप कहोगे y की वैल्यू तो यहां से निकालना चाहोगे तो b बाई ए एक्स आ जाओगे, क्योंकि ये एक वैल्यू तो कैसी बन जाएगी दूसरी साइड में जाकर जीरो, और एक वैल्यू कैसी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास। अच्छा बता एक बात बताओ, ये किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, अच्छा इसकी कंपेरिजन y इक्वल टू एम एक्स से करो, तो ये तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को शो कर रही है, जो बिल्कुल कहां से होकर जाती है, ओरिजिन से होकर जाती है। m की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, m की वैल्यू अगर यहाँ पे देखा जाए तो b अपॉन ए आई है, तो इसका मतलब है जब जिसमें प्लस सी नहीं होता वो मूल बिंदु से होकर नहीं जाती, वो मतलब जिसमें सी नहीं होता वो मूल बिंदु से होकर जाती है, यानी कि ओरिजिन से होकर जाती है। तो ये इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनेगा, थोड़ा ध्यान देना भाई। मान लो ए यहाँ से जो ये जाएगी वो यहाँ से होकर जाएगी, ऐसे ये जा रही भैया, कैसी जा रही भैया, ये जा रही। अच्छा एक बात बताओ, थोड़ा सा इसे ऐसा ये पूरा मतलब कैसा रिप्रेजेंट करेगी एक बार और बता देता हूँ। मैंने कहा ये कैसा शो करेगी, पहले तो इसे ऐसा कर लो, ये वाई एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया हमारा एक्स एक्सिस हो गया। तो ये बिल्कुल ओरिजिन से होकर जा रही है, मतलब ऐसा जाएगी वो हमारी, ऐसा जाएगी। तो हमारा लिसाजू फिगर कैसा बनेगी, थोड़ा ध्यान देंगे, तो लिसाजू हमारी फिगर बनेगी ऐसा बनेगी भाई हमारी लिसाजू फिगर कैसा बनेगी, ऐसा बनेगी, जो बिल्कुल ओरिजिन से होकर जावे ये वाली लाइन को, ये वाली लाइन को इस तरीके से। तो ये हमारी यहाँ से यहाँ तक की तो हो जाती है, ये हमारी बी होती है, किसी भी लिप्स में आपको पता होगा ये वाली क्या होती है, बी होती है, और ये वाली हमारी क्या होती है, ए होती है। ठीक है भाई, तो ये केस कब है, फाइजिकल टू जब जीरो था हमारे पास में, फाइजिकल टू जीरो था। तो इसका मतलब है ये वाली जो इक्वेशन किसे शो कर रही है, इंग्लिश में लिख लेंगे भाई, ये किस है, इस तरीका ग्राफ बना लेंगे, इस वाली इस तरीके ग्राफ को शो बनाएंगे यो, यानी कि ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली जो इक्वेशन है किस टाइप के एलिप्स को शो बन कर रही है, इस टाइप के एलिप्स को शो कर रही है जो बिल्कुल स्ट्रेट सा होकर जावे। ठीक है, तो इस वाले एलिप्स को बोलते हैं दिस रिप्रेजेंट एन ओब्लिक्यू दिस रिप्रेजेंट ओब्लिक्यू इलिप्स, यानी कि तिर्यक का मतलब तिरछा,
तिरछा दीर्घवृत्त को शो करती है, ये वाली केस तिरछा दीर्घवृत्त को शो करेगी, तिरछा दीर्घवृत्त शो करेगी मतलब, ठीक है भाई। कैसा शो करेगी? तिरछा दीर्घवृत्त को शो करेगी, ठीक है भाई, तिरछा दीर्घवृत्त को शो करेगी और तिरछा दीर्घवृत्त को शो करेगी। लेकिन ये वाली जो इक्वेशन है हमारी किससे शो कर रही है? ये स्ट्रेट लाइन को शो कर रही है, स्ट्रेट लाइन को शो कर रही है, स्ट्रेट लाइन को। तो भैया स्ट्रेट लाइन यानी कि सरल रेखा को शो कर रही है। तो कहने का मतलब है भाई हमारा जनरल पाथ तो हमारा इलिप्स ही रहा है, इलिप्स ही रहा है, लेकिन ये वाली जो इक्वेशन आई है तो ये वाली तो लाइन को ही शो कर रही है इस तरीके से, ठीक है भाई। नोट कर लेंगे यहाँ तक का, यहाँ तक का नोट करेंगे। ये पहला स्पेशल केस था। अब दूसरा स्पेशल केस देखते हैं, दूसरा स्पेशल केस देखते हैं इसका, दूसरा केस देखते हैं, केस सेकंड देखते हैं इसका। अगर ऐसा हो फाई की वैल्यू π/4 हो जावे, π/4 हो जावे, तो इस केस में कोस फाई की वैल्यू कैसी हो जाओगी हमारी? कोस फाई की वैल्यू और साइन फाई की वैल्यू सभी की वैल्यू कैसी हो जाओगी? 1/√2 हो जाओगी। तो इन्हें इक्वेशन थर्ड में रख दो, जो उनसे अभी मैंने आपको बताई थी इक्वेशन थर्ड। इसमें जैसे आप वैल्यू रखोगे तो आप क्या होगे? x² प्लस y² ठीक है भैया, और माइनस √2xy इजकल टू 1/2। तो ये किसे रिप्रेजेंट कर रही है? ओब्लिक्यू इलिप्स को शो करेगी, वो ओब्लिक्यू इलिप्स को शो करेगी। अच्छा एक मिनट रुकेंगे भाई, एक मिनट रुकेंगे भाई, यहाँ पे ये गलती होगी है, यहाँ पे ये गलती होगी है, इसे आप सही कर लेना। ये स्ट्रेट लाइन को शो कर रही है तो ये ओब्लिक्यू को शो नहीं करेगी, यहाँ से ये रफ कर लेना। दिस रिप्रेजेंट एन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन को शो करेगी, मतलब यानी कि सरल रेखा को शो करेगा। पहला केस ये किससे शो करेगा? सरल रेखा को, ठीक है भाई। ये गलती हो गई थी, सॉरी, इसे नोट कर लियो सभी। तो ओब्लिक्यू तो इस केस में रिप्रेजेंट करेगा भाई, ओब्लिक्यू तो इस केस में रिप्रेजेंट करेगा। ये वाली जो इक्वेशन आई है ये किससे शो करेगी हमारी? ओब्लिक्यू इलिप्स को शो करेगी, ओब्लिक्यू इलिप्स को शो करेगी, यानी कि इलिप्स को शो करेगी, यानी कि तिरछे दीर्घवृत्त को शो करेगी, तिरछे दीर्घवृत्त को शो करेगी। कौन? ये वाली जो इक्वेशन आई है हमारे पास, ये वाली। भैया तिरछा दीर्घवृत्त कैसा होता है? तो थोड़ा ध्यान देंगे भाई, तिरछा दीर्घवृत्त कैसा होता है? तिरछा दीर्घवृत्त इस प्रकार से होगा भाई हमारा, तिरछा दीर्घवृत्त इस प्रकार से होगा। कैसा होगा? इस प्रकार से, इस प्रकार से ये जो बन रहा है ना, ये कैसा बनना है? तिरछा दीर्घवृत्त बनना है, ठीक है। किस कब होगा ये केस? जब फाई की वैल्यू π/4 हो जा, ठीक है भैया। ये क्या किससे रिप्रेजेंट करेगा? ये वाली इक्वेशन किससे रिप्रेजेंट कर रही है? तिरछे दीर्घवृत्त को, ऐसा तिरछा इस तरीके से, ठीक है भैया। चलो केस थर्ड देखते हैं, किसे देखते हैं? केस थर्ड देखते हैं, केस थर्ड देखते हैं भैया एक बार। केस थर्ड में क्या है? केस थर्ड में क्या है कि फाई की वैल्यू अब की बार π/2 रख लो। तो इसका मतलब है कोस फाई की वैल्यू अगर π/2 रखते हो तो वैल्यू क्या आती है? 0। लेकिन साइन फाई की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। किस में रखेंगे? इन इक्वेशन थर्ड में रखेंगे, इन इक्वेशन थर्ड में रखेंगे। और जैसी इक्वेशन थर्ड में रखोगे तो आपके पास इक्वेशन बनेगी x² प्लस y² इजकल टू 1। तो भैया ये तो सिंपल एलिप्स को शो करती है, ये तो किसे शो करती है? एलिप्स को शो करती है, एलिप्स को शो करती है, यानी कि दीर्घवृत्त को शो करती है। तो इसका कैसा बनेगा केस? इसका कैसा बनेगा लिसा जो फिगर? वो देखो यहाँ तक का नोट करेंगे, ये तो सभी को पता होगा। सिंपल एलिप्स कैसा बनता है? सिंपल एलिप्स कैसा बनता है? सिंपल एलिप्स कैसा बनता है?
आप कहोगे भैया सिंपल इलिप्स है ये तो सिंपल इलिप्स है ये वाला, इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट करेगी भैया, इसे रिप्रेजेंट करेगी, इसे रिप्रेजेंट करेगी। और केस कब हुआ है? जब फाई की वैल्यू π/2 रही है। ये वाला तो a रहता है हमारा, ये क्या रहता है a, और यहां से यहां तक का ये क्या होता है b रहता है। तो ये तो सिंपल इलिप्स को शो करेगा, यानी कि जो हमारा लिसाजू फिगर रहा होगा इलिप्स बनेगा इस केस में। तो केस थर्ड नोट कर लो सभी, केस थर्ड नोट कर लेंगे भाई सभी, ठीक है भाई। केस फोर्थ देख लो यहां से, कौन सा केस? केस फोर्थ, बहुत बढ़िया तरीके से। केस फोर्थ देखो, केस फोर्थ वाले में क्या होगा? फोर्थ वाले में यदि फाई की वैल्यू अब की बार 3π/4 रख लूं, तो इस केस में कोस फाई की वैल्यू कितनी आती है मेरी? यहाँ पे जैसे ही आप वैल्यू रखते हो तो -1/√2 आएगी। और भैया साइन फाई की कितनी आएगी? आप कहोगे साइन फाई की वैल्यू आओगे 1/√2। तो इन इक्वेशन थर्ड में रख दो, इन इक्वेशन थर्ड में रख दो। आप पाओगे कि भैया इक्वेशन बननी है x² / a² + y² / b² प्लस √2 xy / ab = 1/2। तो ये किसे शो कर रही है? ये भी तिरछे, ये भी किसे कर रही है शो? तिरछे दीर्घवृत्त को शो करती है, दीर्घवृत्त को शो करती है। ओब्लिक्यू, ओब्लिक्यू इलिप्स को शो कर रही है। बट इसमें भाई तिरछा तो पहले भी आया था, लेकिन यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा आपका? अब की बार प्लस दिखाई दे रहा। तो ये हमारा कैसा बना देगी? पहले वाला जब यहाँ माइनस आया था तो इधर ना बना था, लेकिन अब वाला कैसा बनेगा? अब वाला कैसा बनेगा? पहला कैसा बनना था? तिरछा ऐसा बनना था, लेकिन अब यहाँ प्लस का आ रहा तो कैसा बनेगा? ऊपर से बनेगा, ऐसा बनेगा भैया, ऐसा बनेगा, ऐसा तिरछा इधरली साइड में बनेगा ऐसा। तो ये कब हुआ है ऐसा? जब फाई की वैल्यू मैंने कितनी लेकर चला हूं? 3π/4। तो ये किसे शो कर रही है? ओब्लिक्यू, ओब्लिक्यू इलिप्स को, तिरछे इलिप्स को। यानी कि इसका लिसाजू फिगर कैसा रहेगा? तिरछा दीर्घवृत्त, तिरछा दीर्घवृत्त। बस अंतर किस चीज का है? पहला जब यहाँ माइनस था तो इधर ना बना था, और अब की बार यहाँ प्लस है तो ऊपर की तरफ ना बनेगा। ठीक है भाई, ये वाली बात समझ में आई। और इसका लास्ट केस देख लेते हैं, केस नंबर 5, और यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा। केस नंबर 5 देख लेते हैं भैया इसका, केस नंबर 5 देख लेते हैं इसका, केस 5 देख लेते हैं इसका, केस 5 देख लेते हैं। केस 5 में क्या होगा भाई? केस 5 में क्या होगा? यदि फाई की वैल्यू मैं क्या लेकर चल लूं? पाई लेकर चल लूं, तो इस केस में कोस फाई की वैल्यू मेरी आएगी, कोस फाई की वैल्यू आएगी -1। और दूसरा साइन फाई की वैल्यू कितनी आएगी? साइन फाई की वैल्यू आएगी 0। तो हमारे पास क्या बनेगी इक्वेशन? जैसी इन इक्वेशन थर्ड में रखोगे, इन इक्वेशन थर्ड में रखोगे, मेन इक्वेशन जो आई थी x² / a² + y² / b² प्लस 2xy / ab = 0। तो इसका मतलब है ये इक्वेशन कैसा आएगी हमारी? ये इक्वेशन कैसा आएगी? आप कहोगे x/a y/b का होल स्क्वायर कैसा हो जाएगा? 0। अब ये इसे 2 बार लिख सकते हो आप ऐसे, x/a + y/b, और एक टर्म्स को कैसा कर दोगे? 0। तो ये तो भैया स्ट्रेट लाइन को शो करेगी, बट अंतर इस चीज का हो जाएगा अब की बार। अंतर किस चीज का हो जाएगा? कि भैया y की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? -b/a x आ जाएगी। अगर इसे कंपेयर करो y = mx है, तो m की वैल्यू कैसी आ रही है अब की बार? -b/a आएगी। तो इसका मतलब है ये किससे शो कर रही है? स्ट्रेट लाइन को शो कर रही है, स्ट्रेट लाइन को शो कर रही है। तो भैया स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन का जब यहाँ पे माइनस आ रहा है तो बस अंतर अब की बार इतना हो जाएगा कि लिसाजू फिगर जो आएगी ना हमारी, लिसाजू फिगर जो आएगी वो ऐसा आएगी। कैसा आएगी? इस यहाँ पर आएगी, इस स्थान पर आएगी। तो ये हमारा कब आया? जब फाई की वैल्यू मैंने क्या रखी? पाई। तो यहाँ से हमने देखा कि लिसाजू फिगर किस किस तरीके से
बिहेवियर करती है। ये बिहेवियर कब है? जब टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी कैसी हुई है, यहाँ पे सेम हुई है। तो आई होप यहाँ तक की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी बहुत बढ़िया तरीके से। तो जैसे ही ये यूनिट खत्म हो जाएगी, ठीक है भाई, इसमें एक दो टॉपिक और बच रहे हैं, ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी, और ये सारी आप अच्छे से तैयार कर लेंगे भाई। ऑल द बेस्ट सभी को, ऑल द बेस्ट सभी को।